हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा हिंदी को लेकर। ठीक है, हिंदी जो हमारी ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा समास। उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हो कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो आपका, उसमें आपसे हिंदी व्याकरण से, हिंदी ग्रामर से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे या तो किसी भी समास की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या फिर आपसे कोई एक ऐसा लाइन दे दी जाती है एक आपको, और उसमें पूछा जाता है कि ये कौन से समास से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये मेरी वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देख लेते हो तो आई एम श्योर कि आपको दोबारा समास पढ़ने या देखने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप झट से कोई भी लाइन देखोगे तो फटाफट उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप समास कभी ना भूलें तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनके थ्रू हम आज क्या है समास को देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए समास क्या होता है। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो इसकी परिभाषा है वो ये है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से, मतलब सार्थक मतलब जिनका कुछ अर्थ होता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को जब हम आपस में मिला देते हैं, उनका जोड़ कर देते हैं, तो उनसे एक नया शब्द बनकर आता है और उसी शब्द को हम समास बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जैसे यथा प्लस संभव, ठीक है, तो ये बन जाएगा यथासंभव। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सार्थक शब्द है और एक ये भी सार्थक शब्द है। सार्थक मतलब इसका भी मीनिंग है और इसका भी मीनिंग है। तो ऐसे ही दो शब्दों को जोड़कर जब हम कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसी को ही समास कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर है कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, आपसे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समास के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार का समास होता है। तो जो समास के टाइप हैं वो कितने हैं? 6 हैं। तो ये आपको याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 टाइप का समास होता है, जिसमें है पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये 6 टाइप हैं। अब हम इनको आगे एक एक करके देखेंगे। अब देखिए, आप इनको भूलें ना तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आप याद रखें। इस ट्रिक से हम क्या है, सभी समास के जो टाइप्स हैं उनको अच्छे से याद रख सकते हैं। और ये छोटी सी ट्रिक है जो ये रहेगी आपकी, अब तुम कद्दू बनाओ। ठीक है, बड़ी फ़नी ट्रिक है, और तो आप इसको अच्छे से याद रखोगे तो आपको सभी समास अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, देखिए, अब तुम कद्दू बनाओ, इसको हम अगर अलग अलग सोल्व करें या देखें तो अब में से हमने अ लिया तो उसका क्या बना? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तुम का हमने तू लिया तो उसका बना तत्पुरुष समास, यानी कि त से तत्पुरुष समास। कद्दू का हमने तीनों शब्द लेने हैं, क भी और ये जो आधा द है और पूरा द है। ठीक है, इन तीनों को देखना है। तो क से बनता है कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास, इस वाले द से बनेगा द्विगु समास, और बनाओ में से हमें सिर्फ ब लेना है, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। तो इस तरीके से हमने क्या है, अपने 6 के 6 जो समास हैं उनको एक ट्रिक की वजह से या सहायता से इसकी याद किया है। ठीक है, तो आप कभी भी अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हो तो कभी भी समास के टाइप्स नहीं भूलोगे, ना तो ये भूलोगे कि कितने टाइप का होता है और कौन कौन से होते हैं, ये भी नहीं भूलोगे। ठीक है, आप देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास को पढ़ना। देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है, क्या डेफिनेशन है इसकी? जिन शब्दों के प्रारंभ यानी कि शुरुआत में, आरंभ में उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। देखिए, इसमें अभी हम इनको डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे, तब हम उपसर्ग और प्रत्यय को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए कि जो उपसर्ग है वो आगे लगते हैं किसी शब्द के, और जो प्रत्यय है वो पीछे लगते हैं। ऊ से, ऊ को अगर नहीं भी आप याद रखते हो तो प से पीछे,
ठीक है, आप इसको ऐसे डिफाइन करके याद कर सकते हो कि प से हम पीछे ऐसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि जो प्रत्यय है वो पीछे लगते हैं। ठीक है, प से प्रत्यय और प से पीछे, और फिर अगर प्रत्यय पीछे लगता है तो ऑब्वियसली बात है कि जो उपसर्ग है वो आगे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, शुरुआत में उपसर्ग लगा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उपसर्ग, यहाँ पर प्रारंभ की बात हो रही है, तो प्रारंभ कहाँ लगते हैं, शुरुआत में लगेंगे, तो इसलिए उपसर्ग लगेगा। तो क्या उपसर्ग, जैसे हमारे कुछ उपसर्ग होते हैं, उनमें से है अनु, निर, यथा, प्रति, प्र, आ, भर। ठीक है, ये कुछ उपसर्ग हैं जो कि आपको जिनके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए कैसे लगेंगे, अनुरूप। अब देखिए अनुरूप जो शब्द है उसमें अनु लगा हुआ है आगे, तो वो क्या है, अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है। यथा संभव, ठीक है, यथा प्लस संभव, संभव से पहले यथा लगा हुआ है, तो यथा भी क्या है, एक उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति, प्र भी जो प्रति है वो भी क्या है, एक उपसर्ग है। तो देखिए अव्ययी भाव समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उन सब के आगे उपसर्ग लगा होता है। आ जन्म, ठीक है, जो आ है वो क्या है, एक उपसर्ग है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। तो हमने यहाँ पर सीखा कि जो अव्ययी भाव समास है उसकी पहचान होती है कि इसके शब्द के आरंभ में जो भी आपको वर्ड दिया होगा, शब्द दिया होगा, उसके आरंभ में उपसर्ग प्रत्यय का उपसर्ग का यूज़ किया गया होगा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको इजी लगा होगा। अव्ययी भाव इतना सा है कि हमें सिर्फ उसके उपसर्ग को ध्यान में रखना है। उसके लिए हमें उपसर्ग और प्रत्यय पता होने चाहिए, हमारे कौन कौन से उपसर्ग हैं और कौन कौन से प्रत्यय हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय के लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट समास को। नेक्स्ट समास है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास वो होता है जो विग्रह करने पर कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कौन से होते हैं हमारे, का, के, की, के लिए, में, पर, से आदि। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे कुछ कारक हैं जो जिन भी वाक्यांश में या जिस भी शब्द में आपका ये कारक चिन्ह मिलेगा, आपको कारक शब्द मिलेगा, आपको वर्ण मिलेगा आपको, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी हम देखते हैं कि कारक कौन कौन से होते हैं, उनको भी देखना ज़रूरी है, उनको याद करना भी ज़रूरी है। तो ये है हमारे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कर्ता ने, इसको बहुत अच्छे से ये हमें बचपन से ही याद करना सिखाया जाता है, तो आई होप कि आपको भी याद होगा। कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, को, आपादान से अलग या फिर अलगाव, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। ठीक है, ये जो आपके कारक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद रखिए, अच्छे से इनको। ठीक है, ये आपके बहुत ही आगे भी कई टॉपिक में काम आने वाले हैं। तो अभी देख लेते हैं इस जो हमारा समास टाइप था ये इसके एग्जांपल्स। देखिए जो हमारे कारक चिन्ह है इनका लोप हो जाता है। लोप मतलब ये क्या है, हट जाते हैं बीच में से। जैसे यश प्राप्त क्या होता है, अब देखिए अगर हम इसको अलग करें, इसके टुकड़े करें, तो ऐसा बनेगा कि यश को प्राप्त। ठीक है, और जो को है वो क्या है, हमारा कारक है। तो मतलब जब आपको ऐसा शब्द दिया जाएगा आपके क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आप उसको क्या है, उसको उसका विच्छेद करेंगे, उसको अलग करके देखेंगे, और दो सार्थक शब्द जब आपके निकल आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके बीच में कारक चिन्ह लगा हुआ है या नहीं। अगर कारक चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा समास है। तो आप बीती, आप पर बीती, तो पर क्या है, ये एक कारक है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, के लिए भी एक कारक है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो के लिए ये भी एक कारक है। धर्मवीर, धर्म में वीर, में कारक है। करमवीर, करम वे वीर, में भी एक कारक है। मन चाहा, मन से चाहा, तो से भी एक कारक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, जो हमने संबंध कारक पढ़ा था काके की, ये वो वाला कारक है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो को यहाँ पर क्या है, एक कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर हमने देखा ये कौन सा समास है, ये आपका तत्पुरुष समास है। कि जिस भी हम, अगर हम किसी शब्द की विभक्ति करें, उसको उसका विच्छेद करें और वहाँ पर आपको कारक चिन्ह दिखाई दे, तो समझिए वो आपका कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। सिंपल सी इसकी ये ट्रिक है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। ठीक है, देखिए इसकी क्या पहचान होती है, जिस भी समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, मतलब जो इसमें पहला पद होगा, जैसे आप दो
तभी एक शब्द बनता है ना जब हम दो सार्थक शब्दों को मिलाते हैं। ठीक है, तो जो पहला पद होगा वो क्या होगा, दूसरे वाले की यानी कि सेकंड वाले की इसकी इम्पोर्टेंस को या इसकी विशेषता को बताएगा, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ पर कुछ शब्दों का यूज़ होगा, जैसे कि दूसरे पद की तुलना होगी या फिर है जो शब्द का यूज़ होगा, या फिर के समान। ठीक है, इस तरीके के कुछ शब्द हैं, इनका यूज़ होगा। इन शब्दों को आप बहुत इम्पोर्टेंटली तरीके से याद रखिए, ये आपको ही हेल्प करेंगे आपका समास पहचानने की। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए, विग्रह करने के समय पर यूज़ होगा जो भी हमने वो पीछे शब्द पढ़े हैं के सामने। ठीक है, तो अब देखिए, महापुरुष। महापुरुष अगर हम इसकी विभक्ति करते हैं, इसका विच्छेद करते हैं, तो आता है महान है जो पुरुष। ठीक है, यहाँ पर क्या शब्द आया, है जो। तो इस तरह से जहाँ पर है जो आ जाए तो वो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, के समान। ठीक है, ये शब्द भी हमने पढ़ा था। कमल चरण, के समान, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, के समान। महर्षि, महान है जो ऋषि, है जो। अधमरा, आधा है जो मरा, है जो। लालमणि, लाल है जो मणि, है जो। ठीक है, तो ये कुछ जो आपके कुछ शब्द हैं जो दिए गए हैं, या तो आपको विभक्ति करने पर इन शब्दों का देखने को मिले, अगर ये तो समझ जाइएगा वहाँ पर कर्मधारय समास है। और ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी पहली डेफिनेशन में बात कही गई थी कि जो पहला पद होगा यानी कि महान, महानता, वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा। तो दूसरा पद तो एक पुरुष है, लेकिन वो पुरुष कैसा है, वो महान है। तो वो किस उसके बारे में किसने बताया, वो बताया हमें पहले पद ने। ठीक है, यानी कि जो पुरुष कैसा है वो महान है, ये बात हमें पहले पद ने बताई। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये है अधमरा। ठीक है, अधमरा है तो मरा है मतलब कौन मरा है उसके बारे में बताना है, मतलब कितना मरा है, क्या हिस्सा मरा है। तो यहाँ पर क्या है, अध मरा मतलब आधा मरा है, उसकी विशेषता बता रहा है या उसके बारे में बता रहा है कि वो आधा मरा है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर है जो के समान है तो समझिएगा वहाँ पर कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। ये सबसे इजी समास है। ठीक है, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, मतलब इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देखना है। कहने की बात है कि थोड़ा बहुत ही इसमें आप ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समास है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। यदि दोनों पदों के बीच कोई योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह क्या होता है ये, ठीक है, जैसे रात दिन। ठीक है, रात दिन, वो योजक चिन्ह लगा हो और शब्द का विग्रह करने पर और शब्द आए या एवं आए या फिर या आए। ठीक है, जब हम उनको तोड़ते हैं तो तब ये तीनों शब्दों में से अगर कोई आए तो वहाँ पर समझिएगा द्वंद्व समास है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए, दाल रोटी, दाल रोटी को अगर हम तोड़ेंगे, दाल रोटी ऐसे लिखा जाता है, दाल रोटी। यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर ये योजक चिन्ह नहीं है, सॉरी, है छोटा सा बट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दाल रोटी। तो अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो बनेगा दाल और रोटी। इसको मतलब पूरी तरह से वर्णित किया जाए तो दाल और रोटी। काला गोरा, काला और गोरा। छल कपट, तो इन देखिए इन सब में योजक चिन्ह का यूज़ किया गया है। और जब आप इनको विग्रह करते हैं इनका, तो तब आपको और, यहाँ पर या है, ठीक है, या यहाँ पर और है, ये शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नदी नाले, नदी और नाले। खरा खोटा, खरा और खोटा, खरा या खोटा। ठीक है, देखिए आप कहोगे कि यहाँ पर और क्यों नहीं आया, और इसलिए नहीं आया क्योंकि खरा और खोटा दोनों का मीनिंग एक होता है, और आप वहाँ लगाएंगे जहाँ पर अपोजिट मीनिंग होते हैं। जैसे पाप और पुण्य, पाप क्या होता है, बुरी चीज़ करना, बुरा कर्म करना, और पुण्य क्या होता है, अच्छी चीज़ें करना, अच्छा कर्म करना। तो यहाँ पर अपोजिट है, तो अपोजिट चीज़ें जो होंगी उसके बीच में और आया है। और अगर या आपको लगा दिया है, या का मीनिंग ही होता है कि आप ये समझो या ये समझो, बात एक ही है। ठीक है, तो खरा या खोटा। ऊंचा, यहाँ पर है ऊंच या नीच। ठीक है, गरीब, अमीर और गरीब, आगे है ये अमीर और गरीब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, और अगर हम विभक्त करते हैं उनको योजक चिन्ह लगे हुए शब्दों को, तो वहाँ पर और या फिर एवं का ऐसे मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। बहुत सिंपल है, आगे देखते हैं। ये भी बहुत इजी समास है, इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गिनती देखनी है। ठीक है, अगर आपको काउंटिंग आती है, हिंदी में काउंटिंग आती है,
ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पहचान लोगे। द्विगु समास, इसको बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, जिस समास में पहला पद जो हो आपका वो संख्यावाचक हो या किसी समूह का पता चले, मतलब या तो संख्यावाचक हो या फिर कोई ऐसा ग्रुप हो जिसकी संख्या पता चल रही है, ठीक है, तो उसे द्विगु समास बोलते हैं। द्वंद्व और द्विगु में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, तो ये आपको याद आता है। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब आप ये मान सकते हो कि जैसे दो लोगों में द्वंद्व हो गया या युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। द्वंद्व एक टाइप का नेगेटिव सेंटेंस है ना, कि मतलब किसी में आपस में मतलब द्वंद्व हो गया, द्वेष हो गया, इस तरीके से द्वंद्व को आप याद रख सकते हो। तो दो लोगों में हुआ, तो जब दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो मीन्स वो अपोजिट लोगों में हो रही है। अगर वो उनकी सोच एक होती, अगर उनका सोचने का तरीका एक होता तो उनमें आपस में लड़ाई नहीं होती, बट वो दोनों ओपिनियन जो है वो डिफरेंट रखते हैं, इसलिए उन दोनों में लड़ाई हुई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया द्वंद्व समास के अंदर कि जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया पाप और पुण्य को लेकर एग्जांपल दिया था, तो उसमें हमने और का यूज़ किया था। तो द्वंद्व जब जब किसी के बीच हो रहा है तो दो अपोजिट पार्टीज़ के बीच में होगा, तो वहाँ पर भी हम और लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम द्वंद्व को वहाँ से याद कर सकते हैं, क्योंकि द्विगु और द्वंद्व दोनों में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा संख्यावाचक है और कौन सा और वाला है। तो आपको याद कैसे रखना है, बड़ा सिंपल है। द्वंद्व से आप क्या है, द्वंद्व क्या होता है, दो जनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और वो किन में होगा, अपोजिट पार्टी में होगा, और अपोजिट पार्टी में है तो फिर वहाँ पर और का यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर द्विगु, तो सिंपल सी बात है, अगर द्वंद्व में और लगा दिया हमने तो बच गया द्विगु। द्विगु में हम मतलब वो नंबरिंग वाला सिस्टम यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये है त्रिकोण। त्रिकोण आप देखिए, त्रि लगा हुआ है, त्रि मतलब तीन। ठीक है, तीन कोणों का समूह। ये त्रिकोण क्या होता है, तीन कोणों का समूह होता है। जैसे ये होता तो एक कोण ये है, एक ये है, एक ये है, तो क्या है, ये ग्रुप है। ठीक है, तो हमने देखा था ना कि समूह का भी पता लगना चाहिए। संख्या का तो पता चल रहा है, लेकिन संख्या के साथ साथ वो किसी ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, दोपहर, दोपहर क्या होता है, दो पहरों का समूह। ठीक है, इसमें हर जगह ग्रुप की बात होगी, इसलिए आपको समूह बोला गया था। तो दोपहर क्या होगा, दो पहरों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। नवरंग, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। षटकोण, छः कोणों का समूह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सभी क्या है, ग्रुप का पता चल रहा है, और दूसरा यहाँ पर सभी में नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब गिनती के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया द्विगु समास। अब नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट समास, ठीक है, जिसमें हमेशा क्वेश्चंस जिसमें से आपको हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आते सब में से है, लेकिन मोस्टली इसमें से पूछे जाते हैं। बहुव्रीहि समास। ठीक है, मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी, एक ट्रिक के साथ, आप इसको अच्छे से सुनना। जिस समास में कोई भी पद की प्रधानता ना हो, ठीक है, मतलब आपको पूरा वर्ड दिया गया है, हम उसके टुकड़े करते विग्रह करते हैं तो दो पद बन जाते हैं ना। ठीक है, तो आप ना तो इसकी इम्पोर्टेंस दी गई है और ना ही सेकंड वाले को दी गई है, ऐसा समास क्या कहलाता है, आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है। आप देखेंगे कि ना तो इसको इम्पोर्टेंस दी गई है ना सेकंड को दी गई, तो किसको दी गई है, मतलब किसी तीसरे बंदे को दी गई होगी। ठीक है, अब देखिए तीसरे बंदे को दी गई है, तीसरे बंदे की तरफ या तीसरे वर्ड की तरफ अगर वो इशारा कर रहा है तो वो आपका बहुव्रीहि समास होगा। अब यहाँ पर इसको याद कैसे रखें कि इस डेफिनेशन को बहुव्रीहि समास से रिलेट कैसे करें। अब देखिए बहुव्रीहि में आपको एक शब्द मिल रहा है, बहु। किसी घर में जब बहू आती है, यही ट्रिक है। ठीक है, इसी को आप अच्छे से याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। किसी के घर में अगर बहू आती है तो वो बहू कहाँ से आती है, आपको पता है, वो घर में तो जन्मी हुई बेटी तो बेटी कहलाएगी, वो तो कहीं और जाकर किसी की बहू बनेगी। बट अगर अपने घर में बहू आएगी तो वो आपको पता है कि वो बाहर से आएगी, मतलब वो थर्ड पार्टी से आपके घर में आएगी। ठीक है ना, मतलब क्या है, बहू क्या है, बाहर का एक हिस्सा है। मतलब ये लगा लो कि आपके घर में मतलब उसका जन्म नहीं हुआ, वो बाहर से है, तो उस तरीके से मतलब आपको रिलेट करना है, याद करना है। तो बहू क्या है, बाहर से आएगी, मतलब वो कोई थर्ड पार्टी है आपके बाद। आप जब वो घर में आ जाएगी तब जाकर वो आपकी फैमिली का हिस्सा बनेगी, उसके बाद वो चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी। लेकिन पहले जब उसको लेकर आना है तो मीन्स वो बाहर से है। ठीक है, आपको बस बहू को याद रखना है कि बहू कहाँ से आई है, बाहर से आई है, किसी और के घर से हम अपने घर में लेकर आए हैं। तो इस तरीके से याद रखना है। अब हम किसी और को अपने घर में लेकर आए, मतलब ना तो यहाँ पर किसी घर वाले की इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कोई भी सदस्य है, पहला है, दूसरा, तीसरा, किसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी हो रही है, बाहर से लाने वाले सदस्य की। ठीक है, तो बस इसी से रिलेट कर
करके इसको बहुव्रीहि शब्द को समास को याद कर सकते हो आप, कि यहाँ पर ना तो पहले पद की विशेषता है ना दूसरे की है, मतलब ना पहले पद के बारे में बोला गया है ना दूसरे के, और जब ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो आपका समास है, यहाँ भगवान से संबंधित नाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, मोस्टली इसके अंदर भगवानों के नाम होते हैं, क्योंकि हम भगवान को कई नामों से जानते हैं ना। तो एक सिंपल नाम होगा तो जैसे शिव है, अब शिव का नाम तो एक सिंपल है, शिव है, लेकिन उन्हीं का नाम जैसे नीलकंठधारी है। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब क्या है, उनके कई ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल हटके हैं, अलग है। तो इस तरीके से क्या है, भगवानों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं। अब हटके अलग है तो मतलब शिव का वहाँ पर वर्णन नहीं है, पर उनके किसी ऐसे रूप से रिलेट करके कोई तीसरा नाम बना है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए, जैसे फर्स्ट है हमारा गंगाधर। अब देखिए गंगाधर, गंगा अलग हो गया, धर अलग हो गया। ठीक है, अब जब जो शब्द आपका गंगा है ना, तो यहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस है, धर ना तो उसकी इम्पोर्टेंस है। अगर इसका मीनिंग देखें तो बनता है गंगा को धारण करने वाला। अब गंगा को धारण करने वाला कौन है, ना तो यहाँ पर यही बोला गया है ना इस समास में कि यहाँ पर ना तो गंगा की विशेषता के बारे में बात की गई है, ना ही उसको मतलब धरने के बारे में बात की गई है। बात की गई है कि किसने उसको धरा है, गंगा को धारण करने वाला किसने उसको धारण किया है, तो वो कौन है, शिव है। तो मतलब तीसरे ही शब्द यहाँ पर निकल कर आया, ना तो गंगा इसमें आया ना धर आया, तीसरा शब्द क्या निकल कर आया, शिव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मृत्युंजय। मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर, मतलब शंकर जी का ही नाम है ना, मृत्युंजय उन्हीं का मंत्र एक जाप है एक। तो क्या है मृत्युंजय, क्या है, मृत्यु को जीतने वाला यानी कि शिव। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, तो कौन है वो, कृष्णा। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 सिरों वाला, तो वो कौन था, रावण। लंबोदर, लंबा है अदर उदर जिसका, यानी कि गणेश। ठीक है, जिनका क्या है, उदर लंबा है, जिनका जिनके बारे में यहाँ पर उदर लंबा है उनका, उनके बारे में बात की है, तो वो कौन है, वो गणेश है। तो देखा आपने कि लगभग इसमें भगवान के नाम आते हैं। लेकिन अगर इससे अलग भी कोई एग्जाम्पल होगा जैसे, तो उसमें भी क्या किया होगा, जैसे पीताम्बर है तो पीला है अंबर। ठीक है, इस तरीके से ऐसे कई एग्जाम्पल है जिसमें भगवान का वर्णन नहीं है, बट ऐसे कोई एग्जाम्पल भी हैं जिसे बहुव्रीहि समास जिसमें पता लगता है। तो देखिए, अब हमने सभी समास को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अब हम सिर्फ क्या करना है, हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ी थी समास की डेफिनेशन, वो क्या थी कि दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं, हम समास बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे इसके टाइप्स, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगुद, बहुव्रीहि। हमने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद की थी जो कि बहुत इजी थी, कि अब तुम कद्दू बनाओ। ठीक है, तो अब अ से अव्ययी भाव, तुम, त से तत्पुरुष समास, कद्दू, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व, द से द्विगु, और बनाओ ब से बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये हमने 6 समास याद कर लिए। फिर क्या था, हमने सबसे पहला समास अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी, अ से अव्ययी याद कर सकते हो, और ऊ से उपसर्ग, आप ऊ को वैसे सिर्फ याद करने के लिए उसको समझ सकते हो, अपसर्ग बोल सकते हो। ठीक है ना, सिर्फ याद करने के लिए, होता उपसर्ग ही है। ठीक है, अब जिसके आगे क्या लगे हों, उपसर्ग लगे हों, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, आजन्म। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं। फिर क्या था, हमने सेकंड तत्पुरुष समास, ऐसा समास जिसको विग्रह करने पर जो कारक चिन्ह है, विग्रह करने पर तो कारक चिन्ह लिखा जाएगा, यहाँ पर शायद ये गलत लिखा हुआ है, विग्रह करने पर कारक चिन्ह होगा, लेकिन जब आप उसको इकट्ठा करके लिखोगे तो वो उस कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, मतलब वो गायब हो जाएगा, हट जाएगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब सिंपल याद रखना है कि इसमें कारक चिन्ह का यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे कि फिर हमने कारक देखे थे, तो कारक आप ये 8 कारक हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। तो तत्पुरुष के जो एग्जाम्पल थे वो ये थे, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। देखिए इन सब में कारक लगे हुए हैं, तो आपको याद रखना है कि तत्पुरुष में हम सिर्फ कारक का इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं। फिर हमने नेक्स्ट किया था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, ऐसा समास जो पहले पद की क्या है, जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताए। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ, जैसे अच्छा कर्म करने वाला होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी तारीफ ही करेंगे ना। तो मतलब पहला
प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो जो प्रथम पुरुष होता है वो कहीं, जैसे हम 3 दोस्त खड़े हैं, तो हम एक पार्टी मतलब एक जगह खड़े हैं तीनों, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हम क्या हैं, हम प्रथम पुरुष में हैं, मतलब मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं प्रथम पुरुष में हूँ। मैं किसी से बात कर रही हूँ तो वो सेकंड पुरुष है, मतलब वो द्वितीय पुरुष है। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो तृतीय पुरुष है, मतलब वो वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है, अब मैं जब किसी से बात कर रही हूँ, प्रथम पुरुष से बात कर रही हूँ, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि यार ऐसा अच्छा है, बस उसके कर्म अच्छे हैं, उसने ऐसा किया ऐसा किया। तो क्या है, हम क्या है, किसी के कर्म के बारे में जब बात करते हैं, किसी की विशेषता ही बताते हैं ना। अगर किसी ने अच्छा कर्म करा होगा तो वो भी उसकी विशेषता है, वो उसके बारे में बताएंगे। किसी ने बुरा कर्म करा होगा तो हम बोलेंगे कि यार उसकी बुरी विशेषता है, या मतलब वो अच्छे कर्म नहीं करता, अच्छे काम नहीं करता। तो हम जब ऐसे किसी की कर्म को डिफाइन करेंगे तो हम विशेषता वाले शब्दों का यूज़ करेंगे। और सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रथम प्रथम पद जो होगा वो दूसरे पद की विशेषता के बारे में बताएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। और सेकंड चीज़ हमने याद रखना है कि यहाँ पर के समान है जो, के समान है जो, के समान है जो, ये शब्द, इन शब्दों का क्या है, यूज़ होगा, ठीक है। जैसे महापुरुष, आप देख ले, दोनों को अलग कर दीजिए। पुरुष की विशेषता कौन बता रहा है, पहला पद बता रहा है कि वो महान है, ठीक है। इस तरीके से बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट है, फिर हमने किया था द्वंद्व समास। द्वंद्व मैंने बताया था कि अपोजिट पार्टीज़ होंगी, उसमें हम और लगा देंगे, या लगा देंगे, अपोजिट पार्टी होगी तो और लगा देंगे, ठीक है। सेम पार्टी होगी तो या का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमने द्वंद्व समास को याद करने के लिए, ऐसा द्वंद्व मतलब लड़ाई होना, किसी के बीच में द्वेष हो जाना, द्वंद्व हो जाना, तो इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। तो इसमें किसका यूज़ होगा, और एवं इस तरीके का यूज़ होगा, योजक चिन्ह का यूज़ होगा, ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह अगर आपको और याद हो गया कि द्वंद्व समास में हम और वगैरह का यूज़ करते हैं, तो सिंपल आप याद कर लेना कि उसमें हम योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह को हटाकर हम और लगा देते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, छल कपट, छल और कपट, ठीक है। फिर हमारा था बड़ा ही सिंपल द्विगु समास। द्विगु समास में क्या था, आपकी संख्या थी। अगर द्वंद्व समास में आपको पता चल गया और लगा है, तो सिंपल सी बात है कि द्विगु समास में आपका मतलब गिनती का यूज़ होगा, ठीक है। तो जितने भी नंबरिंग वाले वर्ड्स होते हैं उन सब में क्या होता है, द्विगु समास होता है। और लास्टली हमने किया था बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुव्रीहि मतलब बहू, बहू का ना, बहू कहाँ से आई है, किसी तीसरे घर से आई है। दूसरा घर भी मान सकते हो, मतलब ऐसे याद करने के लिए आपको दिखना है कि वो किसी कहीं और से आई है। मतलब ना तो तेरी बात ना मेरी बात, हम किसकी बात कर रहे हैं, बहू की बात कर रहे हो, तो बहू कहाँ से है, बाहर से है, ठीक है। इस तरीके से तो क्या है, तो मतलब यहाँ पर क्या है ना, पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा। ये बहुव्रीहि समास की विशेषता होती है, ठीक है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट भगवानों के नाम का वर्णन किया जाता है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, जो हमने देखे। तो फ्रेंड्स, अभी आई होप कि आपको समास अच्छे से पता चल गए होंगे, समझ आ गए होंगे, जिस तरीके से मैंने याद कराया है आपको। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिनको मैंने अच्छे से खुद भी पहले पढ़ा है, अच्छे से देखा है, तभी ट्रिक से याद किया है, और फिर वही चीज़ मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और बहुत अच्छे से समझ में आया है, कि आप इतना अच्छे से समझ में आया कि आप अब कभी भूलोगे नहीं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। तो थैंक यू सो मच।